भारतीय राजनीति में जब कोई ऐतिहासिक बदलाव आता है तो उसकी गूंज सालों तक सुनाई देती है। इस साल 2026 में कुछ ऐसा ही तूफान आया दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में। पिछले 6 दशकों से जिस राज्य में द्रविड़ियन राजनीति की 2 सबसे बड़ी ताकतों डीएमके और एआईडीएमके का एक छत्र राज था, उस किले को एक ही झटके में ढहा दिया तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसे विजय साहब ने। उनकी पार्टी तमिल का क्षेत्रीय कड़गम यानी टीबीके ने अपने पहले ही चुनाव में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 234 सीटों वाली विधानसभा में विजय की पार्टी 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। राजा तो चुन लिया गया, लेकिन राजमुकुट पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। सरकार बनाने और विधानसभा में अपनी ताकत साबित करने के लिए जादुई आंकड़ा था 118 सीटों का, यानी थलपति विजय साहब ने अपनी मंजिल से सिर्फ 10 कदम दूर थे वो। अब ऐसे में पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी थी कि किंग मेकर कौन बनेगा। दिल्ली की सत्ता में बैठी बीजेपी, जिसके पास राज्य में केवल 1 सीट थी लेकिन केंद्र की असीमित ताकत थी, या फिर कांग्रेस जिसने राज्य में 5 सीटें जीती थी। आखिरकार मुख्यमंत्री विजय ने कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों का रुख किया और बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार को बचाने और स्थिरता देने के लिए कांग्रेस को ही क्यों चुना? उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की कोशिश क्यों नहीं करी? भले ही 1 सीट बीजेपी के पास थी, फिर भी जाने की कोशिश क्यों नहीं करी? वो सारा मैनेज कर लेते। क्या ये सिर्फ गणित का खेल था या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी थी? आज के इस वीडियो में हम इसी सियासी रहस्य की परतों को खोलेंगे। नमस्कार, मैं आशीष तलन और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु वह राज्य जहां 1967 से डीएमके और एआईडीएमके की जोड़ी ने एक छत्र राज किया, जहां 59 साल से यही 2 दल बारी बारी सत्ता में आते रहे। उस राज्य में आज एक नई सुबह आई। कुछ दिन पहले जोसे विजय, जिन्हें तमिल फिल्म जगत में थलापति कहा जाता है, ने अपनी पार्टी तमिल का बेट्टी कचकम यानी टीबीके के बैनर तले तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा तूफान उठाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए थे 118 एमएलए और टीबीके के पास थे सिर्फ 160 प्रभावी एमएलए। ऐसे में सवाल उठा, कौन देगा समर्थन? और इससे भी बड़ा सवाल, विजय बीजेपी के पास क्यों नहीं गए? कांग्रेस का दामन क्यों थामा? आइए अब इस वीडियो के थ्रू जानते हैं इस कारण के पीछे छिपे सच्चाई को। फ्रेंड्स, थलपति विजय का बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पास जाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे 3 सबसे बड़े और ठोस कारण हैं। आइए इन्हें आसान शब्दों में समझते हैं। सीटों का सीधा गणित, द नंबर गेम। सबसे पहला और सीधा कारण है संख्या बल। संख्या बल। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए थी। विजय की पार्टी टीबीके के पास 108 सीटें थी, यानी उन्हें एक 10 और विधायकों की जरूरत थी। लेकिन चुनाव परिणामों में कांग्रेस के पास 5 सीटें थी। इसके साथ ही वामपंथी दलों सीपीआई और सीपीआईएम और बीसीके और आईयूएमएल जैसे छोटे दलों के पास भी कुछ सीटें थी, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष ब्लॉक के करीब रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के पास इस चुनाव में केवल 1 सीट थी। अगर बीजेपी के पास जाते तो भी वो 118 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए गणितीय रूप से कांग्रेस और उसके सहयोगियों के साथ लेना ही एकमात्र व्यवहारिक रास्ता था। तमिलनाडु की द्रविड़ियन और सेकुलर विचारधारा। देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से द्रविड़ियन अस्मिता और धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी को आज भी तमिलनाडु के बड़े वोट बैंक में एक बाहर यानी आउटसाइडर या हिंदी पट्टी की पार्टी के रूप में देखा जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता केसी वेणुगोपाल साहब ने खुद बयान दिया था कि तमिलनाडु की जनता ने एक सेकुलर सरकार के लिए जनादेश दिया है। अगर विजय अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही बीजेपी का हाथ थाम लेते तो तमिलनाडु की जनता में यह संदेश जाता कि वे केंद्र के सामने झुक गए हैं। अपनी क्षेत्रीय पहचान और तमिल अस्मिता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस का साथ उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प था। भविष्य की राजनीति और डीएमके को कमजोर करना। तीसरा कारण, देखिए विजय जानते हैं कि तमिलनाडु में अगर उन्हें अपनी जड़ें मजबूत करनी है तो उन्हें डीएमके के पुराने वोट बैंक, जो कांग्रेस का भी सहयोगी रहा है, में सेंध लगानी होगी। कांग्रेस को अपने पाले में लाकर उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार बचाई बल्कि विपक्ष में बैठे डीएमके और एआईडीएमके के गठबंधन को भी कमजोर कर दिया। यह उनकी एक दूरदर्शी राजनीतिक चाल थी।
विजय का यह सफ़र सिर्फ एक अभिनेता के नेता बनने की कहानी नहीं है, यह उस तमिलनाडु की कहानी है फ्रेंड्स, जो बदलाव चाहता था, जो न डीएमके की वंशवादी राजनीति से संतुष्ट था, न एआईएडीएमके की पुरानी राजनीति से। बीजेपी के पास न जाकर विजय ने यह साबित किया कि वे सिद्धांतों पर समझौता नहीं करते। कांग्रेस और वामपंथी दलों से समर्थन लेकर उन्होंने यह दिखाया कि धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय उनकी राजनीति की असली नींव है, चुनावी मजबूरी नहीं। फ्रेंड्स, पेरियार की धरती पे अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात करते हुए और कामराज की गवर्नेंस से प्रेरणा लेकर विजय साहब ने एक ऐसी राजनीतिक विरासत की शुरुआत कर रहे हैं उन्होंने करी जो तमिलनाडु की पहचान को और मजबूत करेगी। फ्रेंड्स, दो ध्रुवों में बटी इस राजनीति को अब एक तीसरा और सबसे मजबूत कोड मिल तो गया है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। एक नई नवेली पार्टी के साथ पूरे राज्य को चलाना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना और इस गठबंधन सरकार को पूरे 5 साल तक बिना किसी मतभेद के खींचना, विजय के लिए असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। क्या थलपति विजय तमिलनाडु को विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे? क्या कांग्रेस के साथ उनका यह गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा? आपकी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि राजनीति और इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प पन्ने हम आपके सामने खोलते रहें। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू।